विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कोई भी नहीं सही उत्तर होगा, क्योंकि उसके संवेग संरक्षण के संविध के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था तथा उसकी अंतिम अवस्था का योगफल हमेशा बराबर होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत की कुछ और उदाहरण भी हैं, जिसे देख लेते हैं। किसी बंदूक से चलाई गई गोली तथा रॉकेट का लॉन्च करना ये दोनों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह कौन सा गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि कॉमन नेम अगर हम इसको यूज करते हैं तो उसे कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा। वहीं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न में दो आंसर पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला दिया पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा है हाइपोफाइसिस ग्रंथि। यहाँ पर ये दोनों हैं जो सही आंसर हो गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मास्टर ग्रंथि में पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोफाइसिस ग्रंथि दोनों मास्टर ग्रंथि कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र C से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस फिगर को अच्छी तरह से देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस वस्तु के बारे में बात कर रहा है। C से अगर किसी वस्तु की दूरी पर रखते हैं तो F फोकस और C, कह सकते हैं कि C और F के बीच में वस्तु बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और इसका जो इमेज होगा वो वस्तु से छोटा होगा। तो सही आंसर हो गया F और C के बीच छोटा। चलिए अगला प्रश्न हो गया, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो पुष्प फूल के नर जनन अंग का घटक नहीं है? और सही आंसर हो जाएगा वर्तिका है जो मादा जनन अंग का एक हिस्सा है, और यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है नर जनन अंग के लिए, इसलिए सही आंसर हो गया वर्तिका। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वन जीव के लिए निर्देश वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उसके अबाध पहुँच होती है उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कह सकते हैं? बात करता है वन जीव के लिए, लेकर के बात किया जा रहा है वन जीवों के लिए कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसमें केवल वन जीव संरक्षण दिया गया है या उस जगह को आरक्षित क्षेत्र में रख दिया जाता है जहाँ पर आदमियों का जाना बिल्कुल मना होता है। आदमियों का या कोई भी जानवर, पालतू जानवर को उसमें नहीं लेकर के जाया जा सकता है, या घूमने के लिए भी उस एरिया को प्रतिबंधित होता है, उस एरिया में घूमना भी प्रतिबंधित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करते हैं हम इंडिया के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इंडिया के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी, जिसका नाम था हेमिस हाई, जिसे बाद में बदल करके नाम कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। बात देखते हैं 1973 की बात। 1972 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं 1973 में, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जिसमें टाइगर को लेकर के या बाघों को लेकर के विशेष एरिया को संरक्षित कर दिया गया था, विशेष जंगलों को संरक्षित कर दिया गया था, जहाँ पर बाघों का संरक्षण दिया जाता है या बाघों के लिए उस विशेष जंगल को संरक्षित किया गया है। इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल यानी कि बायोडाइवर्सिटी आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र एरिया की अगर हम बात करें तो वो होता है नीलगिरी। वह होता है नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? कौन सा विकल्प है जो धमनियों की विशेषता के लिए सही वर्णन करता है? ऑप्शन को पढ़ेंगे, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोटी भितियाँ, कोई भी वॉल्व नहीं होती है। मोटी भितियाँ यानी कि जो रक्त नलिकाएं होती है उसके बारे में बोल रहा है। कोई भी वॉल्व नहीं होता है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है। शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आप लोग सुनते होंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो ब्लड होता है वो अपने आप पूरे शरीर में सर्कुलेट करते रहता है। इसके साथ कुछ अन्य पॉइंट वो हम देख सकते हैं। जैसे आता है एक पॉइंट को हम कहते हैं जिसे हम धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ, अगर हम धमनियों की बात करते हैं तो ये धमनियाँ हमारे शरीर में हृदय से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं और ये प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। धमनियाँ हो गई जो हृदय से यानी कि हार्ट से पूरे बॉडी में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है। वहीं अगर बात करते हैं प्लमोनरी धमनियों की, तो ये धमनियाँ हैं जो हृदय से फेफड़े की ओर जाती है। प्लमोनरी धमनियाँ हृदय से फेफड़े की ओर जाती है और ये अशुद्ध रक्त का संरक्षण करती है। वहीं एक बात करते हैं शिराओं की। अगर शिरा की हम बात करते हैं तो जो साधारण शिराएं होती है वो गंदे ब्लड का सर्कुलेशन करती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लमोनरी शिरा की, तो ये शुद्ध रक्त को किडनी से हार्ट तक लेकर के जाती है। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहा जाता है पौधों में जो विसरण प्रक्रिया होती है उससे ऑलरेडी पौधे अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे ऊपर या पौधे के अन्य भाग में ले जाने के लिए उन्हें भोजन चाहिए। तो कहता है ये कौन सा विकल्प है जो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा यानी कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का सही उपयोग करके परिवहन पदार्थों को दर्शाता है, जो परिवहन पदार्थों को दर्शाता है। और सही आंसर हो गया भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। ये है जो एटीसी ऊर्जा प्राप्त करके परिवहन के पदार्थों को दर्शाता है। भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और मलेशिया की बात कर रहा है। भारत और मलेशिया के बीच जो मिलिट्री कैंपेन किया गया था, मिलिट्री ट्रेनिंग शेड्यूल किया गया था, उसका नाम था समुद्र लक्ष्मण। और ये कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया, ये भारत के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था, जिसे भारत और मलेशिया के सेनाओं का संयुक्त संरक्षण अभियान हुआ था हमारे विशाखापट्टनम में। अब बात करते हैं कुछ अन्य सैन्य अभ्यास की। तो भारत और सिंगापुर के लिए सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसे हम सिम्बेक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत और मलेशिया की तो हरिमऊ। अगर बात करते हैं भारत और श्रीलंका की तो संगम अभ्यास, भारत और श्रीलंका की संगम अभ्यास। अगर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं तो भारत और किर्गिस्तान के बीच
जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका नाम खंजर दिया गया था, यानी कि खंजर युद्ध अभियान है जो भारत और अफगानिस्तान किर्गिस्तान के बीच किया गया था। हाल ही में जारी रही अग्रिम उत्पादों की राज्य में 2022-23 के अनुसार फल उत्पादन का शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य कौन सा है? और सही उत्तर हो गया आंध्र प्रदेश, और सही आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो अन्य किसी दूसरे फसल में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मक्के की खेती के बारे में। मक्के की खेती, तो मक्का मुख्य रूप से कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उपज होता है। नए डाटा के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती की जाती है। दलहन के लिए मध्य प्रदेश, दलहन के लिए मध्य प्रदेश, तिलहन के लिए राजस्थान, तिलहन के लिए राजस्थान, तंबाकू के लिए पश्चिम बंगाल, तंबाकू के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तंबाकू के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। और अगर सब्जी की बात करते हैं तो हरी सब्जी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सब्जी की उच्चतम पैदावार होती है। चलिए तो इस प्रकार देखते हैं, इसका जो सही आंसर वो हो गया आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि कौन सा राज्य है जो फलों के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो वो हो गया आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सेकंड नंबर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा की साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था? भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा की साउंडिंग रॉकेट मशीन का नेतृत्व किया था? और सही आंसर हो गया रोह बढ़ जाता थे, जो भारत की तरफ से भारतीय साइंटिस्ट है जिन्होंने शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा की साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी कौन सा खेल खेलती है? हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी कौन सा खेल खेलती है? आंसर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, खो खो खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर हो गया ई नंबर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि जो रश्मि कुमारी है, ये रश्मि कुमारी जो हाल ही में चर्चा में रही, ये एक कैरम प्लेयर है, ये एक कैरम प्लेयर है, भारतीय कैरम प्लेयर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रिम रहा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्ड को लागू करने में अग्रिम रहा है? ऑप्शन दिया बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए सही आंसर देखते हैं मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है जो 500 से अधिक भूमि पार्सल के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड को लागू करने में अग्रिम रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसने मेनिंजाइटिस के खिलाफ पहला टीका दिया है या पहला टीका बनाया है? पहले देखते हैं ये कौन सी बीमारी है। मेनिंजाइटिस है जो एक ब्रेन फीवर को कहते हैं, एक स्पेशल टाइप का ब्रेन फीवर है। इसमें क्या होता है ना कि ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होती है उसकी जो सुराक्षात्मक जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है। सूजन आने के कारण सिर में दर्द रहता है और जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस को लेकर के टीका पेश किया है जो और दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन दिया हुआ है यमन, लेबनान, कुवैत। सही आंसर हो गया कुवैत। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा।
इसके साथ साथ देख लेते हैं कुवैत की। अगर बात करें कुवैत की राजधानी की, तो कुवैत की जो राजधानी होती है वो कुवैत सिटी कहलाती है, तथा कुवैत की मुद्रा दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा या सबसे भाव वाली मुद्रा है, जिसे कुवैती दिनार कहते हैं। अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के पद किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन दिया हुआ है जनरल अनिल चौहान, जनरल रघु श्रीनिवासन, जनरल मनोज पांडे। और सही आंसर हो गया जनरल रघु श्रीनिवासन। जनरल रघु श्रीनिवासन को अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया था या महानिदेशक बनाया गया था। इसकी जो देखरेख होती है या जो इस सीमा सड़क संगठन यानी BRO की जो देखरेख होती है वो भारत देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? ऑप्शन दिया महावीर सिंह, गंगाधर नेहरू और तात्या टोपे। सही आंसर हो गया गंगाधर नेहरू। कहा जाता है कि 1857 के समय दिल्ली के कोतवाल तथा उस समय के सबसे अंतिम कोतवाल गंगाधर नेहरू बने थे। और ये जो गंगाधर नेहरू थे वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू के दादा हुआ करते थे। गंगाधर नेहरू JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के दादा हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था तथा उनके दादा का नाम गंगाधर नेहरू था, और यही गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत में विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? इसमें 3 देश दिए हुए हैं, स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड। इन 3 में से कौन सी देशी कंपनी थी जिन्होंने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठी को नहीं स्थापित किया था? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियों ने इसे स्थापित किया था। तो इसमें आ जाता है पुर्तगाल की कंपनी, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इन लोगों के द्वारा भारत में व्यापारिक कोठी को खोला गया था। सबसे पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगाल के द्वारा खोला गया था। जो पुर्तगाल के सबसे पहला नागरिक 1498 वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचे था। इसका स्वागत राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। वहीं बात करते हैं पुर्तगाल के द्वारा खोली गई प्रथम फैक्ट्री की, तो ये होता है कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी। अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो पहले अस्थायी रूप से 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अस्थायी कोठी को खोला था। वहीं 1613 में सूरत में 1611 मसूलीपट्टनम अस्थायी फैक्ट्री और 1613 सूरत में अस्थायी रूप से उन्होंने फैक्ट्री को खोला था। वहीं मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री खोली गई थी जो खोला था डच लोगों के द्वारा, जो 1605 में खोला गया था। अंग्रेजों ने 1611 में खोला है और डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सूरत की बात करते हैं तो सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली गई थी। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अंग्रेजों के द्वारा 1613 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा व्यापारिक कोठी को खोला गया था। अब देखते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर कौन सा होगा। दिया गया है कि स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड, तो इसमें सही उत्तर हो गया स्पेन के द्वारा भारत में किसी प्रकार की व्यापारिक कोठी को स्थापित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेरकर, प्रफुल्ल चाकू एंड खुदीराम बोस। सही ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला के साथ 2 अन्य लोग थे जिन्होंने भी ट्रेन डकैती में भाग लिया था। उनके नाम है रोशन लाल तथा राजेंद्र लहिड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहिड़ी, ये 4 लोग थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट किया था या काकोरी की ट्रेन को लूटा था। ये जो डेट दिया गया है इसमें करीब ये कहा जाता है कि 9 अगस्त को
9 अगस्त 1905 को की ये घटना है। स्मॉल डेट इसका याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। 9 अगस्त 25 को 1925 को 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें करीब करीब 29 लोगों थे, लेकिन 4 लोगों को उसमें से फांसी दी दे गए थे। वो 4 लोग हुए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहड़ी और रोशन लाल। इन चारों को फांसी दे दी गई थी। इसमें और अन्य नाम भी दिए गए हैं, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नाम दिया हुआ है वीर सावरकर। वीर सावरकर थे जो एक राइटर थे और उन्होंने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण उन्हें वो काफ़ी चर्चा में रहे। उनकी पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लिए ब्रिटिश ने इस पुस्तक को क्या किया था, बंद कर दिया गया था। ज़बरदस्ती इस पुस्तक को ब्रिटिश के अधिकारियों के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी बातें लिखी गई थी। एक और नाम दिया गया है वासुदेव चापेकर। अन्य नाम है वासुदेव चापेरकर। वासुदेव चापेरकर जो थे वो 2 भाई थे और जिन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश प्लेग अधिकारी रैंड के द्वारा, कमिश्नर रैंड की हत्या कर दिया था। ब्रिटिश प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी और इसकी हत्या की गई थी 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या कर दी गई थी। इसी में एक और नाम दिया हुआ है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया था कि 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल को 1908 को एक जज थे, एक ब्रिटिश जज थे, न्यायाधीश थे, डगलस किंग्सफोर्ड। तो उन्हें मारने का प्रयास किया था, उनकी गाड़ी पर बम फेंका था, इस कारण भी इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा लंदन से प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील थे? गुजरात ऑफिस क्रेशन। कौन से व्यक्ति हैं जो लंदन से प्रशिक्षित है, जो गुजराती थे और लंदन से प्रशिक्षित थे? इसमें नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का, मोहम्मद अली जिन्ना और दादा भाई नौरोजी का। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो गया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वे थे जिन्होंने लंदन से वकालत की ट्रेनिंग की थी और वो गुजरात के निवासी थे। चलो आगे देखते हैं वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनका काफ़ी प्रमुख आंदोलन 1928 में बारदौली सत्याग्रह को लेकर हुआ है। बारदौली सत्याग्रह को लेकर के हुआ है, क्योंकि बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को 1928 में सरदार की उपाधि दी थी। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी को लेकर के। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे और जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में अपनी जगह स्थापित की थी और ये लंदन गए थे। हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा थे, लंदन में रहते थे और इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को भी दिया था। भारत के लिए धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने यह भी बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये सालाना है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? ऐसे किस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? और इसका सही आंसर हो जाता है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भारत की जो भी या पूरे विश्व की जो भी समस्या है उन्हें समाजवाद के द्वारा हल किया जा सकता है। एक दिया गया है 1929 की बात कर लेते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन की। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय कांग्रेस का झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी।
पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके साथ साथ जो एक वर्ड है समाजवाद, उस समाजवाद को अब देखते हैं। ये जो समाजवाद वर्ड है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ऑप्शन देखते हैं, जॉर्ज मुलर, चार्ल्स वुड और जेम्स रेजेल। हम क्लास 8 की अगर पुस्तक को कभी पढ़िएगा तो उसमें इस बारे में टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है कि जेम्स रेजेल के द्वारा भारत का नक्शा बनाया गया था या भारत के इतिहास को बताया गया था। भारत के इतिहास को बताया गया था जेम्स रेजल के द्वारा। इनका यह भी मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश लोग जब राज करने आए थे तो उन्होंने भारत के लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया था, उन्हें कल्चर दिया था, इंग्लिश सिखाया पढ़ाने के लिए। के बाद उन्होंने कहा था कि भारत के लोग पहले असभ्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश के आने के बाद भारत के लोगों में सभ्यता का विकास हुआ था। अन्य नाम को देखते हैं, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वुड डिस्पैच नीति की स्थापना भारत में की थी। कोई इंग्लिश को खास महत्व देने के लिए अलग अलग जगहों पर इंग्लिश शिक्षा पर जोर दिया था। इसीलिए वुड डिस्पैच नीति, चार्ल्स वुड के द्वारा लागू किए गए वुड डिस्पैच नीति को भारतीय इंग्लिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में किसके साथ दिया गया था? करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में किनके साथ संबंधित है? तो देखते हैं, करो और मरो। इसमें देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर की बात करते हैं तो हमारा सही आंसर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त 1942 की बात है जिस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया गया था। और जैसे ही इनका यह नारा दिया गया था, ठीक 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। और इस ऑपरेशन जीरो में जितने भी प्रमुख नेता या अधिकारी थे उन्हें पकड़ करके रातों रात जेल में डाल दिया गया था, जिसमें गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में तथा राजेंद्र प्रसाद को बांकेपुर जेल में, अहमदनगर के दूर बांकेपुर जेल में रख दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसमें एक और ऑप्शन को देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में या इसकी शुरुआत जो कहते हैं, ये 7 अगस्त की बात है। 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में शुरू की गई थी। इसमें भारतीयों के द्वारा स्वदेशी कपड़ों के या स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और व्यापार को बढ़ावा दिया गया था और विदेशों से आने वाली सभी वस्तुओं को जला दिया गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने धन की बर्बादी कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था? और सही आंसर होगा सर जेम्स डेविड स्पिंटन। सर जेम्स डेविड स्पिंटन को बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। ये राज्यपाल बने थे 1936 से लेकर के 1937 तक। ये भारत के बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। अब बात करते हैं सबसे अंतिम राज्यपाल के भी नाम भी हम जान लेते हैं।
चलो इसे देखते हैं। तो बिहार का सबसे अंतिम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। बिहार के सबसे अंतिम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे, जो भी केवल कुछ दिनों के लिए ही बिहार के राज्यपाल बने थे। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1948 तक था। जयराम दौलत राम जो बिहार के सबसे अंतिम राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1948 से तक हुआ था। और बिहार के पहले राज्यपाल की बात करते हैं तो सर जेम्स डेविड स्टीफन स्विंटन को 1936 से लेकर के 1937 तक में बिहार के राज्यपाल बने थे। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ती है। बात करते हैं भू सीमाओं की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत की भू सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ती है। भारत की भू सीमाएं सबसे 7 देशों के साथ जुड़ती है। आसपास में 7 पड़ोसी देश हैं। तो चलिए, और इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भारत की तटीय सीमा की। भारत या मूल भारत की तटीय सीमा की, जो करीब करीब 6100 किलोमीटर है। मूल भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरे द्वीप, पूरे आइसलैंड की या संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की, तो हमारी जो लंबाई हो जाती है वो 7516 किलोमीटर आता है। 7516 किलोमीटर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के भू सीमा की या भू क्षेत्र की, जो भू बॉर्डर की या बॉर्डर एरिया जो लैंड से संबंधित है, तो उसकी पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसकी पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके साथ अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे अंतिम और दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और वहीं भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु। अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। अगर बात करते हैं सबसे पश्चिम बिंदु की, तो गुजरात में सर क्रीक रेखा या गौरमोती भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु होता है। और अगर भारत के उत्तर बिंदु की बात करते हैं तो ये हो गया भारत की उत्तरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के अगर उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल होता है। वहीं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विमान उद्योग का आरंभ टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। यानी कि किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी विमान के लिए, विमान उद्योग का आरंभ किया था भारत में। इसका सही आंसर हो गया 1932 में। 1932 में भारत ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। 30 जुलाई 1946 को यह एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1932 में शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1946 में एयर इंडिया के नाम से एक कंपनी बनी थी और 1953 आते आते 1953 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसे भारत के द्वारा ले लिया गया था। बात है गोदावरी नदी के संबंध में। अगला क्वेश्चन हमारा, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। इसमें जो घाट प्रवाह है, ये घाट प्रवाह इसकी सहायक नदी नहीं है। घाट प्रवाह इसकी सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया घाट प्रवाह इसकी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए, पॉइंट नंबर ए। कहा जाता है कि जो घाट प्रवाह नदी है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियों की। तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहित, इंद्रावती और सबरी। प्राणहित, इंद्रावती और सबरी, वेनगंगा, पैनगंगा, ये सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां होती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ऐसा कौन सा झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने से हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लोकटक झील, लोनार झील, वुलर झील। और सही आंसर हो गया लोनार झील। सही आंसर हो गया लोनार
झील। लोनार झील है जो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं लोकटक झील को। लोकटक झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है और लोकटक झील पर ही केबुल नाम जाओ नाम का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और वहीं इसी पर ही केबुल नाम जाओ नाम का एक तैरता हुआ पार्क भी स्थित है। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील है जो मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु आती है? तो पहले जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून की जलवायु आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जलवायु आती है, यानी कि इसी तरफ से भारत के दक्षिण साइड से मानसून जलवायु आती है जो भारत में वर्षा लेकर के आती है। दक्षिण पश्चिम और से मानसून जब भारत में इंटर करती है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास की डेट को यह दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में आती है तथा 1 जून को भारत में इंटर करती है कर्नाटका और केरला के रास्ते से। इस बार की सबसे खास बात यह है कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 10 से 15 जून तक इंटर करता है। 10 से 15 जून तक इंटर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? कब से वायुमंडल में ओजोन का स्तर जो है वो कम होना शुरू हो गया है? ऑप्शन दिया गया 1995, 1965 और 1980। सही आंसर हो गया भारत में 1980 के बाद, विश्व में 1980 के बाद वायुमंडल में ओजोन का जो स्तर होता है या ओजोन की जो मोटाई होती है वो कम होना शुरू हो गई है। ओजोन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओजोन की जो उपस्थिति होती है वो करीब 15 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई में होता है। 15 से 50 किलोमीटर तक में ओजोन लेयर स्थित है और ये एक समताप मंडल में इसे लगभग पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में इसे पाया जाता है। भारत का पहला रिजर्व वन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ सतपुड़ा, कांजीरंगा, पेंच नेशनल उद्यान और सही आंसर हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है। 1972 की बात करते हैं। 1972 की बात करते हैं तो इस समय भारतीय वन अधिनियम को पास किया गया था। 1972 में भारतीय वन अधिनियम को पास किया गया था। वहीं बात करते हैं 1973 की, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पास किया गया था जिसमें बाघों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम या पारित कुछ नए नियम कानून बनाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी का नाम जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी का नाम जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया बांका, भागलपुर और कटिहार। तो सिल्क सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है या सिल्क सिटी, वहाँ पर सिल्क के कपड़े वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। कुछ अन्य बिंदुओं में भी हम याद करना ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। गया, फुलवारी शरीफ, मोकामा, मुंगेर, डुमरामा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, बिहार शरीफ, ये सभी सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन से स्टेट हो गए? बिहार के गया, फुलवारी शरीफ, मोकामा, मुंगेर, डुमरामा, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, ये सभी सूती वस्त्र के लिए आते हैं। बात करते हैं रेशम उद्योग के लिए, तो रेशम उद्योग के लिए भागलपुर, कटिहार, मनोहरपुर और पूर्णिया, ये सभी जो प्रमुख एरिया हैं जहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है।